2026 के लिए मैं एक भविष्यवाणी कर देता हूँ जी। 28 जनवरी से पहले पहले कुछ बड़े बड़े घटनाएं हमारे देश में घटने वाली। कुछ ऐसा होगा जो चौंका देगा पूरे देश तो को। 2026 में ज्वालामुखी भी फटेगा, सुनामी भी आएगी और सुनामी के साथ में एक बहुत बड़ा योग ये आता है इसमें कि 2026 में लगभग 1500 से अधिक लोगों का सामूहिक रूप से 1500 से अधिक लोगों का सामूहिक रूप से अग्नि में झुलसने का योग आता है। सुप्रीम कोर्ट धार्मिक मुद्दे पे फैसला अचानक से लेकर आएगा और वो फैसले के पीछे बहुत बड़ा जन आंदोलन छुपा हुआ है। 2026 बहुत ही इनस्टेबल सा ईयर है और पूरा साल ही इनस्टेबल दिखाई पड़ता है। जनवरी से दिसंबर तक, फरवरी से लेकर के दिसंबर तक का जो साल है वो पूरा इनस्टेबल दिखाई पड़ता है। मिथुन राशि के लोग, धनु राशि के लोग, मीन राशि के लोग, सिंह राशि के लोग और कुंभ राशि के लोग जाकर के यूएस सेटल होने का अगर सोच रहे थे, इस साल करने का सोच रहे थे, तो ये डिसीजन को आप थोड़ा सा रोक लें। अभी 28 जनवरी से पहले देख लीजिए हमारे केंद्र सरकार में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। जो जाने माने नेता हैं उनका फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ता है। नीतीश जी सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई नहीं पड़ते। तो 2026 में बिहार की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बहुत बड़ा योग है। अब सवाल ये भी उठता है, बैठेगा कौन? का बहुत बड़ा योग है सीएम बनने का। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं जी। ममता बनर्जी के लिए बहुत सारी प्रेडिक्शन निकलकर सामने आ रही हैं। कुंडली के अनुसार जो फल योग आ रहा है इसका, वो ममता बनर्जी पुनः अपने सरकार में आती और बीजेपी जो है सत्ता में भले दिखाई पड़ता है। 2027 जैसा कि मैंने इंट्रो में अपने बोला कि देश का लोकसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ा चुनाव अगर कोई कहा जाता है तो वो उत्तर प्रदेश का कहा जाता है। देखिए वहां पर जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार की बात आती है वहां पर योगी जी 27 में जी 2025 की सारी भविष्यवाणियां आपकी सच हुई हैं। 2025 की सारी भविष्यवाणियां सच हुई हैं। जनवरी का जो समय है इसमें तो मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में किसी नए पार्टनर का प्रवेश होता हुआ दिखाई पड़ता है। 2026 के लिए एक वायरल रेमेडी है कि आप अपनी महिला मित्र को चांदी से बना हुआ कोई ज्वेलरी गिफ्ट कर दीजिए। आपका चंद्रमा फटाफट से बढ़िया होगा तो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाने लग जाएगा। अच्छा, आपके जीवन में खूब सारा पैसा आएगा और जो रुके हुए अवरोध थे जीवन में, जो सक्सेस को रोक रहा था अवरोध, वो ऐसे ब्लास्ट होकर निकल जाएगा क्योंकि विस्फोटक वर्ष है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरुण श्रीवास्तव। आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि आज जो हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं वो बहुत मुश्किल से हाथ में आते हैं और जब भी वो दिल्ली एनसीआर में आते हैं तो हम उनको पकड़ लेते हैं और उनका ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं और उनकी भविष्यवाणियां बहुत सटीक जाती है। और जब हमने पिछली बार उनसे पूछा था कि भविष्यवाणियां कैसे करते हैं तो कहते कि भाई हम भगवान नहीं है, हम आकलन करते हैं, आंकड़ों से देखते हैं, कुंडली से देखते हैं, उसके बाद प्रेडिक्शन करते हैं। बहुत सारी, या फिर मैं यूं कहूं कि 90% से ज्यादा भविष्यवाणियां इनकी सच साबित हुई है। हम बात कर रहे हैं सुमिताचार्य जी की, आचार्य सुमिताचार्य जी की। बहुत स्वागत है आपका महाराज जी। बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने चैनल पटल पर आमंत्रित करने के लिए जी। मैं अवश्य कहूंगा कि आप इतना प्रेम से मुझे बुलाते हैं कि मैं आपके चैनल में आ ही जाता हूं। नहीं, ये प्यार है आपका और बड़प्पन है आपका। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि आज हमारा पॉडकास्ट किस टॉपिक पर है। सबसे पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे 2026 की प्रेडिक्शन को लेकर, भविष्यवाणी को लेकर, और हम कोशिश करेंगे कि पूरे साल की, कि हर महीने या फिर शुरू के 3 महीने या बाद के 3 महीने में या फिर बीच के 6 महीने में क्या होने जा रहा है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, अलग अलग तरीके से अपनी भविष्यवाणियां कर रहे हैं और सुमिताचार्य से भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या होने जा रहा है। दूसरा सेगमेंट हम बात करेंगे बिहार चुनाव की, क्योंकि बिहार इलेक्शन पर बहुत सारे प्रेडिक्शन हुए थे और कुछ सच साबित हुए, कुछ गलत साबित हुए। तो बिहार को लेकर भी हम बात करेंगे क्योंकि उसको लेकर भी अटकलें बहुत सारी चल रही हैं कि नीतीश कुमार क्या कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं करेंगे सरकार क्या लगातार चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, अगर नहीं चल पाएगी तो कौन आएगा। तीसरी बात हम करेंगे पश्चिम बंगाल इलेक्शन की। जी हाँ, पश्चिम बंगाल इलेक्शन में ममता दीदी रिपीट करेंगी या नहीं करेंगी, एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से क्या कहता है, अंक गणित क्या कहता है, ज्योतिषाचार्य की बातें क्या कहती हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश इलेक्शन की। 2027 में आने जा रहा है देश का सबसे बड़ा चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसकी बात नहीं करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी। महाराज जी, सबसे पहले 2026 पर बात करते हैं जी। क्या होने जा रहा है 2026 में? 2025 में हमने बहुत उथल पुथल देखा है। 2025 में हमने
साल के शुरुआत में कहा था कि इस वर्ष 900 से अधिक लोग अग्नि में झुलस करके मरने का योग आता है और दुखद रूप से ये घटना घटी है जी। 2026 अगर 2025 शेर था तो 2026 सवा शेर के रूप में दिखाई देता है। एक प्रकार से बाबा वेंगा की भी भविष्यवाणी आपने देखी होगी, बहुत पुरानी भविष्यवाणियां थी जी कि 2026 को लेकर के उन्होंने कहा था ज्वालामुखी फटेगा। 2026 को लेकर के उन्होंने बहुत सारी सुनामीज के बारे में प्रेडिक्शन करा था। तो ज्वालामुखी फटने का तो योग 2026 में है ही है, लेकिन इसके साथ ही ये अग्नि का पूरा वर्ष है, मंगल से सम्मत वर्ष है, मंगल का अंक लेकर के ये वर्ष आता है और कन्या लग्न से ये वर्ष शुरू होता है। जी जी। जब मैंने इस वर्ष की कुंडली निकाली है 2026 की, तो कन्या लग्न से शुरू होता है। वर्ष का न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन इसको मंगल का वर्ष बनाता है। बुध और मंगल की युति बड़ी विस्फोटक होती है। अच्छा, तो इस साल 2026 में ज्वालामुखी भी फट सकता है और सुनामी भी आ सकती है। 2026 में ज्वालामुखी भी फटेगा, ज्वालामुखी सुनामी भी आएगी और सुनामी के साथ में एक बहुत बड़ा योग ये आता है इसमें कि 2026 में लगभग 1500 से अधिक लोगों का ऐसा सामूहिक रूप से 1500 से अधिक लोगों का सामूहिक रूप से अग्नि में झुलसने का योग आता है, क्योंकि ये जो वर्ष है बड़ा विस्फोटक है। बहुत बड़े बड़े तबाही हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें प्राकृतिक आपदा से बहुत सारे लोगों का भी देहात्याग ऐसा होता है वो दिखाई पड़ता है। आप ये समझ के चलिएगा कि 2026 जो है उसमें उथल पुथल है, उसमें प्रकृति जो है बैलेंस जो खो गया था प्रकृति का, मानव का, वो बैलेंस प्रकृति दोबारा रिस्टोर करने का प्रयास करती हुए दिखाई पड़ती है। बड़ा इनस्टेबल सा ये साल है, चाहे पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखा जाए, चाहे जो फिजिकल एस्पेक्ट है, चाहे डिजास्टर एस्पेक्ट है, इसे देखा जाए तो जो ज्योतिष की गणनाएं कहती हैं, जो ज्योतिष का ज्ञान बताता है कि ये साल बहुत ही अनस्टेबल सा दिखाई पड़ता है। अच्छा, तो पिछली बार आपने कहा था कि 300 से ज्यादा लोगों की जान जाएगी, 900 से ज्यादा लोगों का मैंने कहा 900 था, से ज्यादा और वो अग्नि में झुलस करके कहा था, और वो बात आपने देखा होगा कि सारी घटित हो गई। अहमदाबाद में हमने देखा प्लेन क्रैश हुआ था। बिल्कुल। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि साल के किस महीने में या फिर किस हिस्से में ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। हालांकि 2026 में ये पूरे साल ये चीज उथल पुथल वाली घटनाएं जो है दिखाई पड़ती हैं। ये जो शांति है ये जनवरी तक की शांति है, जनवरी के बाद अशांति के योग सारे खुलते हुए दिखाई पड़ते हैं। जनवरी 2026 यानी फरवरी से आप कह रहे हैं जी कि बहुत सारी चीजें, इसका बेस क्या है, कारण क्या है, लॉजिक क्या है? 28 जनवरी के बाद ग्रहों का परिवर्तन है। अच्छा, इस बार कैसा हो रहा है कि 16 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के बीच में पंचग्रह योग आ रहे हैं। अच्छा, पंचग्रह योग यानी कि बहुत ही बड़ा मैनिफेस्टेशन का योग होता है। आम नागरिक इसका प्रयोग करते हैं तंत्र के लिए, लोग इसका प्रयोग करते हैं अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए, लेकिन ये जो साल का स्वयं का अस्तित्व है, जो मंगल का वर्ष, जो बुध की राशि को लेकर के आ रहा है, तो ये जो विस्फोटक योग है ये मैनिफेस्ट होगा इन 4 दिनों में, और ये 4 दिनों का जो मैनिफेस्टेशन है पूरे साल इसका रिजल्ट आपको दिखाई देने वाला है। अच्छा। इस पंचग्रह योग का, पंचग्रह योग को बड़ा शुभ योग कहा जाता है, लेकिन शुभता के साथ में इसका जो विस्फोटक रूप है वो हमें इस पूरा साल दिखाई देने वाला है 2026 में। तंत्र की विद्याओं की बात आपने की है, क्या है उसके पीछे जरा एक बार बताइए, बड़ी उसकी चर्चाएं होती हैं। तंत्र की विद्याओं में जो है उसमें कहा जाता है अभिचार मार्ग। तंत्र की विद्याओं में 6 प्रकार के अभिचार मार्ग होते हैं। तंत्र का प्रयोग लोग मारण के लिए करते हैं। मारण यानी कि जान से मारने के लिए लोग तंत्र का प्रयोग करते हैं, जो बहुत ही गलत और महापाप है। लोग तंत्र का प्रयोग करते हैं उच्चाटन के लिए। उच्चाटन यानी कि कोई व्यक्ति किसी स्थान पर रहता हो, वहां से उस व्यक्ति को हटवा देना, यानी उसके जड़ को वहां से खत्म कर देना, उच्चाटन। अच्छा। लोग इसका प्रयोग करते हैं विद्वेषवन के लिए, यानी कि 2 व्यक्तियों को आपस में लड़वा देना। अच्छा। लोग इसका प्रयोग करते हैं मोहन के लिए, सम्मोहन के लिए, 2 लोगों को आपस में मोहित करवाना। इसी प्रकार से तंत्र का जो प्रयोग है स्तंभन के लिए किया जाता है। कोई चल रहा है, किसी क्रियामान कार्य को कर रहा है, उसे रोक देना वहीं पर। अच्छा, काम को रोक देना। ये संभव है तंत्र विद्या से? तंत्र से पूरी सेना को ही स्तंभित किया जाता था। तंत्र के माध्यम से पूरी सेना का जो मस्तिष्क है उसको परिवर्तित किया जाता था। अच्छा। बुद्धि को भ्रमित किया जाता था। इस प्रकार के अभिचार मार्ग जो हैं तंत्र में प्राचीन काल से ही प्रयोग में होते आए हैं, लेकिन तंत्र का बहुत बड़ा भरपाई भी होता है। जो लोग
तंत्र को ये देख करके कि हाँ ऐसा तो हो सकता है तो इसको कर लेते हैं, जो लोग इसको करते हैं या जो लोग अपने लिए तंत्र करवाते हैं प्रयोग में, उनका गति बहुत खराब हो जाता है। जीवन में जो भी उन्हें प्राप्त हुआ रहता है वो उनके हाथ से छिनने लग जाता है। और तंत्र का प्रयोग करने के लिए जातक को अपनी सबसे प्रिय वस्तु देनी पड़ती है। अच्छा, जो तांत्रिक स्वरूप में आने लगते हैं वो अपनी सबसे प्रिय वस्तु को त्यागते हैं, बहुत या सारे प्रिय तांत्रिक व्यक्ति को त्यागते हैं। बहुत सारे तांत्रिक लोग हैं जो वो कहते हैं कि सब जो है अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने सुना है जी। कि जो आपने कहा कि अपनी सबसे प्रिय चीज को त्यागना पड़ता है, जी। क्या ऐसा कुछ नहीं होता है? देखिए कई सारी सिद्धियां तब जाके प्राप्त होती हैं जब आप त्याग देते हैं। त्याग यानी कि उस चीज का बलिदान देते हैं। बलिदान देना होता है तो उसमें कई लोगों को उसका घर सबसे प्रिय है, कई लोगों को उसका परिवार सबसे प्रिय है, तो लोग इस प्रकार से उन चीजों को त्याग देते हैं। उसको त्याग करके एक अपने आप को हठ योगी का जीवन जीने लग जाते हैं। उसको त्याग करके लोग जो है जंगल में जाकर के, वन में जाकर के वनवास के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। तो लोग इतना बड़ा बड़ा त्याग जो है केवल तंत्र की शक्ति को प्राप्त करके उसका प्रयोग करने के लिए करते हैं। लेकिन महाराज जी चलिए ये आखिरी सवाल करते हैं तंत्र विद्या पे, और उसके बाद हम 26 पे ही रहेंगे। जी हाँ। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि ये तो एक विद्या है, जी है ना, ये तो एक कला है। जी इसका उपयोग जिस तरह से आप बता रहे लोग करते हैं इन जी। चीजों में, जी। ये तो बहुत खतरनाक है। जी ये समाज के लिए ठीक नहीं है। किसी जी। गलत व्यक्ति ने इस तंत्र विद्या को सीख लिया अगर, जी तो तबाही मचा देगा। जी। तंत्र विद्या जो है ये सभी के सीखने के लिए नहीं है। ये जो ज्ञान है ये गुरु आदेश से कोई खास व्यक्ति सीख सकता है और सीख करके उस ज्ञान का सदुपयोग कर सकता है। सदुपयोग यानी कि बहुत ही कोई पापी व्यक्ति है, महापापी व्यक्ति है, उस महापापी व्यक्ति को तंत्र के माध्यम से नियंत्रित करने के लिए इस कार्य को किया जा सकता है। इस कार्य को करने के लिए बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस तंत्र का सहारा लेते हैं। बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं वो तंत्र का सहारा लेते हैं। बहुत बड़े बड़े जो धनी लोग हैं वो तंत्र का सहारा लेते हैं। कई लोग तंत्र को जो अफवाह मानते हैं, बड़े मिडिल क्लास के जो लोग जो कुछ भी एक्सपीरियंस जीवन में जिन्होंने नहीं किया है, कुछ पढ़ाई नहीं किया उन्होंने, यानी कि चीजों को बिना पढ़े ही उसको गलत नकार देते हैं, गलत उसको स्थापित कर देते हैं, वो ठीक नहीं है। लोग इस प्रकार का जो मंतव्य देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आप तंत्र की किताबों को खोलते हैं तो शुरू में ही उसके जो फल स्तुति आती है, फल स्तुति में ही आपको मिल जाता है कि आपको क्या त्यागना पड़ेगा। अच्छा, इस तंत्र को जब आप करते हैं, जैसे कि लोग जब स्वर्णदायी यक्षिणी का लोग जब तंत्र करते हैं तो वहां पर उसे क्या त्यागना पड़ता है, वहां पे पत्नी का त्याग का विषय आता है। अच्छा, इसी प्रकार से कुछ तंत्रों में पुत्र त्याग है, कुछ तंत्रों में गृह त्याग है, कुछ तंत्रों में ऐश्वर्य त्याग है, कुछ तंत्रों में जो जीवन शैली है यानी उसका त्याग है, कुछ तंत्रों में धर्म त्याग है। तो कुछ ना कुछ उसमें त्यागना पड़ता है, तभी जाकर के आप बड़ी तपस्या है, जुड़ते हैं। बड़ी तपस्या है। हाँ। लेकिन कई लोग इतने कुंठित मानसिकता के, इतने क्रिमिनल मानसिकता के भी जो लोग होते हैं वो तंत्र का प्रयोग अपनी प्रिय वस्तु को, अपने प्रिय परिजन को भी त्याग करके लोग करने लग जाते हैं। एक प्रकार से ये विष के जैसा है अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो। इसीलिए ये बात गुरु के ऊपर निर्भर करती है कि गुरु जब भी चयन करे किसी अपने शिष्य का तो गुरु बहुत सोच समझ करके शिष्य का चयन करते हैं। और ये भी एक बड़ा कारण है कि तंत्र विलुप्त हो रहा है क्योंकि इसके योग्य शिष्य बहुत कम बच गए हैं। तो इसका सदुपयोग करें। बिल्कुल ठीक बात है। हमारा एक देखिए बीच में तंत्र विद्या पर टॉपिक आ गया तो हमने कहा ज्ञान ले लिया जाए। आते 2026 पे शांति होती कहाँ दिखाई दे रही है भाई? कहते हैं कि भाई अक्टूबर तक है जी कठिन समय, नवंबर तक है, जैसे जैसे साल खत्म होगा दिसंबर आएगा तब होगी शांति। आपको इस पूरे साल में क्या लग रहा है? 2026 बहुत ही इनस्टेबल सा ईयर है और पूरा साल ही इनस्टेबल दिखाई पड़ता है। जनवरी से दिसंबर तक, जनवरी से लेकर के फरवरी से लेकर के दिसंबर तक का जो साल है वो पूरा इनस्टेबल दिखाई पड़ता है। और दिसंबर तक ही नहीं, इसका जो कहते हैं ना आफ्टर इफेक्ट्स 6 महीने और आपको दिखाई पड़ेंगे। यानी कि ये जो शांति है वो 2027 के मार्च के बाद अप्रैल से जाकर के शांति होती हुई दिखाई पड़ती है। तब तक पूरी इंस्टेबिलिटी दिखाई पड़ती है, चाहे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, चाहे तो डिजास्ट्रल इंस्टेबिलिटी हो, वो टोटल इंस्टेबल सा दिखाई पड़ता है। दो देशों के बीच में टेंशन बढ़ सकती है।
दो देशों के बीच में टेंशन ऑलरेडी बढ़ चुकी है। 2025 में ही मैंने कहा हुआ था कि अमेरिका और भारत के जो अच्छे संबंध थे वो खराब होंगे, वो खराब हुए हैं, वो टेंशन बढ़ा है। और टैरिफ को लेकर के कुछ वॉर जैसी और कुछ बहुत बड़े प्रोटेस्ट जैसी चीजें दिखाई पड़ती हैं, अमेरिका के अंदर होती हुई दिखाई पड़ती हैं। भारत में भी उसको लेकर के प्रोटेस्ट होंगे, लेकिन अमेरिका के अंदर जो है वहां पर जैसे कहते हैं सिविल वार, जो लड़ाई झगड़ा बहुत जबरदस्त होता है, तोड़फोड़ होता है, उस तरह की चीज अमेरिका में दिख रहा है आपको, दिखाई पड़ती है, जिसमें गोलियां भी चलेंगी, इस प्रकार का योग दिखाई पड़ता है। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा आपने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। ठीक है, तो 2026 में लोग अब उनके लिए कोई हिदायत है कुछ, मतलब एक जनरल अगर आप बताना चाहें? देखिए जनरल हिदायत क्या, मतलब जहां भी इस तरह की चीजें हो रही, इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, वहां से थोड़ा सा दूर रहें। 2026 में यूएस में जो लोग नया जाकर के सेटल होना चाहते हैं, थोड़ा सा इस प्लान को स्थगित कर दें। स्पेशली जो कुछ खास राशि वाले लोग हैं, जैसे कि मिथुन राशि के लोग, धनु राशि के लोग, मीन राशि के लोग, सिंह राशि के लोग और कुंभ राशि के लोग जाकर के यूएस सेटल होने का अगर सोच रहे थे, इस साल करने का सोच रहे थे, तो ये डिसीजन को आप थोड़ा सा रोक लें। आप 2027 के अप्रैल के बाद अगर यूएस में सेटल होने का प्लान करते हैं तो निश्चित ही आप सफल वहां पे जाकर के होंगे। अन्यथा वहां का जो इनस्टेबल वातावरण है वो आपको सदैव परेशान करेगा, क्योंकि आप जिस काल में वहां पे प्रवेश करेंगे वो कालखंड ही इनस्टेबल है। सोने की बड़ी चर्चा होती है, गोल्ड की चर्चा हो रही है। महाराज जी कह रहे हैं कि अभी तो, और बहुत एस्ट्रोलॉजर है जो कह रहा है कि अभी आप देखिएगा 2026 में आसमान छुएगा। आपका प्रेडिक्शन क्या है? 2026 में जो गोल्ड का प्राइस है वो 1,90,000 का जो रेट है उसको छूता हुआ दिखाई पड़ता है। 1,90,000? जी, बहुत ही जबरदस्त उछाल 2026 में गोल्ड में आता हुआ दिखाई पड़ता है। तो लोग को क्या कह रहे हैं आपकी, गोल्ड खरीद के रख लें आप? गोल्ड खरीद के आप अवश्य रख लें, और चांदी खरीद के अवश्य रख लें। चांदी भी बढ़ेगी? चांदी बहुत तेजी से बढ़ भी रही है। चांदी में बहुत जबरदस्त उछाल है, और चांदी का बहुत अधिक चांस है कि चांदी जो है वो तकरीबन अभी का जो रेट है चांदी का 2,23,000 के आसपास का चल रहा है, ये 3 लाख को क्रॉस कर जाएगा। अच्छा जी। तो सुमिताचार्य जी बात कह रहे हैं कि अगर आपको सोने और चांदी में इन्वेस्ट करना है तो ये अभी एकदम सही टाइम है। आप ये मत सोचें कि बहुत ज़्यादा है, नीचे आएगा तो करेंगे इन्वेस्ट। जिस हिसाब से बता रहे हैं तो 1,90 बताया जा रहा है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कि गोल्ड जाएगा। देखते हैं कितना जाता है कितना नहीं जाता है। छोटा सा प्रेडिक्शन लोगों के लिए ये जो मैंने करा है, ये गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने का, मैं लोगों को ना ये पर्सनली भी ऐसे बताना चाहूंगा कि आप लोग जो बैंक में इतना सारा जो पैसा जमा करके रखते हो, बैंक वो सब विदेशी जो खास करके संस्थाएं हैं जो इसको कंट्रोल कर रही हैं बैंक को, तो उस तरह का संस्था में जो आप पैसा जमा करके रखते हो उससे आपको लगता है कि आपका पैसा आपके पास है। आप ये समझ के चलो वो बस डिजिटल करेंसी है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। कल को कहीं भी गवर्नमेंट कोलैप्स करने की स्थिति में आती है तो वैसे में आप देखोगे कि आपका पैसा जो है वो मिट्टी के बराबर हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया रहेगा कि आप अपना जो पैसा है उसको अपने पास, जो है भगवान की बनाई करेंसी है, बहुत लिमिटेड रिसोर्स है गोल्ड और सिल्वर, तो आप अपने पास गोल्ड खरीद कर रखिए, आप अपने पास सिल्वर खरीद कर रखिए। पास रखने का ये अर्थ नहीं है कि आप अपने घर में रखिए उतना सामान, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखिए इधर उधर। आप चाहे उसको बैंक के लॉकर्स में भले जाके रखिए, लेकिन वो जो हम लोग करेंसी जिस प्रकार से देख रहे हैं और जो हम लोग बैंक में जाकर के पैसे रखते हैं वैसा करना आप छोड़ दें। क्योंकि अभी उदाहरण के रूप में मैं बताता हूँ कि 1,84,000 रुपए का रेट चल रहा था सिल्वर का 15 दिन पहले। और तब अगर आपने सिल्वर खरीदा होता तो आपने अभी देखा होता कि आज 2,23,000 का रेट हो गया। यानी कि आपने बिना कुछ किए 15 दिन में आप प्रति किलो सिल्वर पर जो है लगभग 30-40,000 रुपए प्रॉफिट बिना कुछ किए आप ऐसे कमा लेते हैं। बिल्कुल, जो कि बैंक कहीं भी देने नहीं वाला। और इसका जो रेट है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और जो मैंने भी प्रेडिक्ट करा है कि ये इतना आसमान को छूने वाला है। ये 3 का आंकड़ा को सिल्वर क्रॉस करेगा और 1,90 का आंकड़ा को गोल्ड क्रॉस करेगा। तो आंख बंद करके इस साल आप जितना हो सके उतना गोल्ड और सिल्वर आप खरीद लीजिए। आपके आने वाले भविष्य में ऐसा ना हो जाए कि गोल्ड खरीदने के लिए आपको अपना जगह जमीन बेचना पड़ जाए। ठीक बात है, जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से तो लग ही रहा है। डाउन होने के चांसेस कहीं दिख रहे हैं? कोई चांस नहीं है, अभी बढ़ेगा, ये बहुत तेजी से बढ़ेगा और वही इतना बड़ा नंबर ये क्रॉस करने वाला है। तो जो लोग अभी इसके ऊपर इन्वेस्ट कर लेते हैं वो आने वाले समय में बहुत मालामाल हो जाएगा। महाराज जी, लोग कह रहे हैं कि 2026 में पॉलिटिकल उथल पुथल भी बहुत होगी, तो किस लेवल तक हो सकती है? 2026 जैसा मैंने बोला पूरा विस्फोट है। और विस्फोट का मतलब कि चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे आपका जियो पॉलिटिक्स हो, चाहे आपका
नेचर हो, सब जगह उथल पुथल, यानी सब जगह विस्फोट। अभी 28 जनवरी से पहले देख लीजिए, हमारे केंद्र सरकार में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। कोई बहुत ही जो जाने माने नेता हैं, उनका फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ता है। कोई जाने माने जो हमारे मंत्रिमंडल है, चाहे हमारा कैबिनेट है, उधर एक बहुत बड़ा फेरबदल होता हुआ उधर दिखाई पड़ता है। अच्छा, 28 जनवरी से पहले। ये तो बहुत जल्दी आ जाएगा। तुरंत अभी जस्ट अभी सामने रिजल्ट अभी आपके इसी एक महीने में। इसी एक महीने में। अच्छा, 28 जनवरी 2026 से पहले ही कुछ ऐसा होगा जो चौंका देगा पूरे देश को। चौंका देगा, यानी कि एकदम बिल्कुल केंद्र सरकार में ही बहुत बड़ा फेरबदल होगा। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट धार्मिक मुद्दे पे फैसला अचानक से लेके आएगा, और वो फैसले के पीछे बहुत बड़ा जन आंदोलन छुपा हुआ है। भारी मात्रा में लोग सड़कों पे उतरेंगे, भारी आक्रोश होता हुआ दिखाई पड़ता है, जन आक्रोश होता हुआ दिखाई पड़ता है। धार्मिक मुद्दे पर बड़ा फैसला। इसका भी ये कोई अभी की बात नहीं है। ये बात जो है, मैंने 10 जुलाई 2025 को ही न्यूज़पेपर में बकायदा प्रिंट करवा दिया था। महाकुंभ के समय भी प्रिडिक्शन इसके बारे में मैंने कर दिया था। तो ये प्रिडिक्शन बहुत पहले की हुई है। चूंकि अब हम इसको रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, हम करीब आ गए हैं। जी हाँ, करीब आ गए। तो दोबारा चर्चा करना बहुत जरूरी है। जी हाँ। और लोगों के जहन में याद रहता है, और वो पुरानी बात हो गई, हो सकता है भूल गए हों। जी हाँ। तो उसका भी कोई टाइम फ्रेम है? सुप्रीम कोर्ट वाला फैसला भी 28 जनवरी से पहले आ जाएगा। अच्छा, 28 जनवरी से पहले ये दो बड़ी चीजें होती हुई दिखाई पड़ती हैं। और मैंने जैसा बोला है, 28 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी तक फ्लाइट टिकट कैंसिल करने का है, जो आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को होता हुआ फ्लाई करता है, क्योंकि विमान दुर्घटना का योग आता है। और इसके साथ ही बहुत बड़ा जन पलायन, जन आंदोलन में जन पलायन, यानी भारी मात्रा में लोग जो है एक जगह से लेकर के दूसरे जगह विस्थापित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी पॉलिटिकल वॉर के कारण, किसी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण, सांप्रदायिक तनाव के कारण लोग भारी मात्रा में अपने क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में पलायन होते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन होते हुए दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, इसके साथ ही ये भी दिखाई पड़ता है कि आप ये ले लीजिए, अपना मिडिल ईस्ट ले लीजिए। मिडिल ईस्ट में गृह युद्ध होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, सिविल वार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी बार मार्च के बाद इस तरह का योग जो है बन जा रहा है। और इसके साथ ही दूसरा जो घटना घटने वाला है वो ये है कि हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है, वो कोई बहुत बड़ा धार्मिक मुद्दा पे फैसला लाएगा, और भारी मात्रा में लोग जो हैं सड़कों पे उतरेंगे, जन आंदोलन होगा, जन आक्रोश होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही 28 जनवरी से पहले ही मिडिल ईस्ट में सिविल वार शुरू हो जाएगा। सिविल वार जो है 20 दिसंबर 2025 से 28 जनवरी 2026 का योग है, जिसमें मिडिल ईस्ट में सिविल वार हो रहा है, और ये दिखाई पड़ने वाला है। मैक्सिमम चीजें जनवरी के आसपास ही हो रही हैं। जनवरी में मैंने जैसा बोला कि पंचग्रह योग बन रहा है, 4 दिनों का पंचग्रह योग है, और वो जबरदस्त है। उसमें ये साल जो है 2026, ये शुरू हो रहा है बुध ग्रह के साथ में, और ये मंगल का वर्ष, बुध और मंगल विस्फोटक हो जा रहे हैं एक साथ, और ये विस्फोटक पूरा साल जो है वो हर प्रकार से विस्फोट बनाने वाला है। वो चाहे तो आप प्रकृति का विस्फोट ले लीजिए, चाहे आप इसको राजनीतिक विस्फोट ले लीजिए, चाहे जनता का विस्फोट ले लीजिए, चाहे धार्मिक विस्फोट ले लीजिए। हर प्रकार की जो सिचुएशंस होती हैं, चाहे जियोपॉलिटिकल हो, चाहे आपका निजी जीवन का हो, हर जगह ये विस्फोटक फल दिखाई देने वाला है। तो महाराज जी, ये नया साल हैप्पी न्यू ईयर ना होके हैप्पी तो कहीं से नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे आपकी बातों से तो यही लग रहा है। और लोग घर पे बैठे सोच रहे होंगे, डर भी रहे होंगे कि ऐसा क्या प्रलय आने वाला है। जी, अब देखिए, हम तो हमेशा कहते हैं कि आपकी भविष्यवाणी सच साबित ना हो लेकिन वो हो जाती है कई बार। हमने देखा है, हमने अपनी बहुत दुखद रूप से आपने देखा ही था कि मैंने कहा था कि पिछले साल ही 900 से अधिक लोग का अग्नि में, मेरे ही पॉडकास्ट में आपने कहा था। और अभी देखिए वो चीजें घटित हुई, चाहे जयपुर का अग्नि हो, चाहे आपका प्लेन वाला घटना घट गया, चाहे गोलीबारी जो मिसाइलें आदि गिरी उसके कारण हो गया। बहुत भारी मात्रा में लोग जो हैं जिसमें मृत्यु को प्राप्त की अग्नि से। ये वर्ष जो है विस्फोटक है, बड़ा बेकार है। इसमें भारी मात्रा में जन पलायन का योग आता है। ये अपना जो अभी अप्रैल का महीना है उसमें ये दिखाई देता है कि लोग भारी मात्रा में एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्टेट में पलायित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में तो गृह युद्ध हो रहा है, होता हुआ दिखाई पड़ ही रहा है 28 जनवरी से पहले। लेकिन वेस्टर्न कंट्री में धार्मिक हिंसा बहुत प्रबल रूप लेने वाला है, बहुत जबरदस्त रूप लेगा। यूएस के अंदर लेगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर लेगा, और ये ब्रिटेन, यूरोप के अंदर लेगा। जबरदस्त धार्मिक हिंसा, पूरा फुल रिटेलिएशन के मोड में ये लोग आ जाएंगे। ये बात भी मैंने
पिछले साल कहा था, आपके साथ भी कहा था पॉडकास्ट में, महाकुंभ में कहा था मैंने। फिर जुलाई में 10 जुलाई को न्यूज़पेपर जो मैंने रिलीज कराया था उसमें 48 भविष्यवाणियां थी। 48 में अभी तक सारी भविष्यवाणियां 2025 वाली सारी घटित हुई हैं। और उसमें ये वाली चीज उसमें मेंशन्ड है, बकायदा डेट लिख के मेंशन है कि 20 दिसंबर से लेकर 28 जनवरी के बीच में रिजल्ट अभी आपके सामने कुछ कुछ दिखाई पड़ रहा है कि भारी मात्रा में यूएस में ये चीजें शुरू हो गई हैं और भारी मात्रा में रिटेलिएशन शुरू हो गया है। धार्मिक हिंसा एक खास कौम को लेकर के वहां पे होनी भी शुरू हो गई है और ये और भी हिंसक और प्रबल हिंसक रूप लेता हुआ दिखाई पड़ता है, विस्फोटक रूप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी कि जगह जगह विस्फोट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी जो मैंने बोला कि धार्मिक हिंसा, तो बकायदा वो धार्मिक हिंसा एकदम गृह युद्ध के जैसा धार्मिक हिंसा 28 जनवरी से पहले ही आपको वेस्ट में। अच्छा, 2025 की सारी भविष्यवाणियां आपकी सच हुई हैं? 2025 की सारी भविष्यवाणियां सच हुई हैं। अच्छा जी। कौन सी ऐसी भविष्यवाणी थी जो आपको लगा कि आपसे गलती हो गई? दर्शकों को ये भी पता होना चाहिए ना। मैं जरूर बताऊंगा इस बारे में। देखिए, भविष्यवाणियां जो फलायोग के अनुसार मैंने की, जैसे जियो पॉलिटिकल भविष्यवाणियां, जैसे भविष्यवाणियां जो नेचर को लेकर के भविष्यवाणियां कि किस डेट को, जैसे रशिया में भूकंप आया उसका क्या डेट था एग्जैक्टली मैंने न्यूज़ में लिखवाया हुआ था कि 25 जुलाई के तुरंत बाद, और मैंने बोला था 22 अगस्त के पहले। वहां पे आपने देखा होगा 30 जुलाई, 5 दिन के अंदर, जो मैंने डेट बोला 5 दिन के अंदर रशिया में भूकंप। ये फलायोग से आपने देखा था? फलायोग से देखा था। अच्छा। आपने देखा होगा उत्तराखंड वाला जो घटना घटा था, फ्लड वाला, वो मैंने बकायदा डेट बताया हुआ। बादल फटा था। बादल फटा था। आपने देखा होगा कि बहुत सारी घटनाएं, चाहे पाकिस्तान का युद्ध का इनिशिएशन का डेट आपके साथ में प्रिडिक्ट किया हुआ था। तो ये सारी चीजें बिल्कुल एकदम डेट के वाइज सच हुई थी। जो गलत हुआ था वो था किसी खास व्यक्ति को लेकर के जब मैंने प्रेडिक्शन किया था। व्यक्ति मतलब कि नीतीश जी का सत्ता में बैठना, वो एक खास व्यक्ति हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ सही से उपलब्ध ना होना। क्योंकि अब लोगों के मन में मैं ये मिसकंसेप्शन बिल्कुल नहीं डालना चाहता कि मैं कोई भगवान हूँ और मैं ऐसे भविष्य, ऐसे आंख बंद किया और मैं भविष्य देख रहा हूँ। नहीं, मैं भारत का जो प्राचीनतम ज्ञान है ज्योतिष का, उसका मैं अध्ययन करता हूँ और उसका अध्ययन लोगों को करवाता हूँ ज्योतिष के गणना के अनुसार। तो गणना गलत हो सकती है और गणना जो गलत हुई थी उसके पीछे का कारण भी था कि गणना का आधार ही गलत मिला। बिहार में जो डेट ऑफ बर्थ बनाने की नीति है उसमें पहला नीति है कि बेटा मेरा जब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी करेगा तो 2 साल उससे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, अगर फेल हो गया तो 2 साल 3 साल एक्स्ट्रा उम्र घटा के, पहले उम्र घटा के आधार कार्ड बनता है या आईडी कार्ड बनता है। और आपका डेट गलत, मेरा खुद का डेट गलत, मेरा 28 जनवरी का बर्थडे है ऑफिशियल, आप हर जगह देखोगे तो मेरा 8 जनवरी का है। एक मेरे पॉडकास्ट में तो आपने नहीं कहा था, लेकिन मैंने सुना था किसी और के पॉडकास्ट में आपने बिग बॉस को लेकर जो बोला था वो गलत साबित हुआ। बिग बॉस वाला जो सिचुएशन है उसमें भी यही बात आ जाती है। बिग बॉस वाले में भी जो डेट ऑफ बर्थ सप्लाई किए जाते हैं, खास व्यक्ति विशेष के डेट ऑफ बर्थ जब सप्लाई किए जाते हैं तो वो गूगल से निकाल के किए जाते हैं। ऐसे एंकर हमारे सामने ऐसे बैठ करके डेट ऑफ बर्थ सामने मैंने पूछता हूँ ऐसे डेट ऑफ बर्थ क्या, तो डेट ऑफ बर्थ ऐसे गूगल किया, ऐसे कट लेकर के, अरे देखिए ये वाला डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, फटाफट मैं ऐसे मोबाइल में कुंडली बना के देख लिया। मोबाइल में जो कुंडली बनाता हूँ और जो पंचांग से कुंडली बनाता हूँ उसमें बहुत अंतर है। अच्छा। पंचांग से जब मैं कुंडली बनाता हूँ तो वो है कि स्थान से भी वो कुंडली बदल जाएगी, लेकिन जो मोबाइल में आप बनाओगे, आप 2 जुड़वा भाई की कुंडली बना लो, 2 जुड़वा भाई 10 मिनट के अंतराल पे पैदा हो रहे हैं या 1 मिनट के अंतराल पे पैदा हो रहे हैं, आप उनकी कुंडली बनाओगे, एक ही कुंडली बनेगी। लेकिन एक सीता एक गीता कैसे बन जाती है? बात सही है। एक का जीवन बिल्कुल, कोई कहीं पहुंच जाती है, कोई आईपीएस बन जाएगी और कोई जीवन में कुछ नहीं करेगी, चूल्हा चौकी करती रह जाती है। बिल्कुल। तो आखिर क्या ऐसा कारण रह जाता है कि इतना बड़ा डिफरेंस है, 1 मिनट का अंतर, कुंडली सेम, सब कुछ सेम, तो जुड़वा बच्चों का ऐसा अंतर क्यों? लोग कहेंगे कर्म के आधार पर, ऐसा नहीं है। उनके लिए अलग चार्ट बनता है, D19 आदि चार्ट बनाते हैं। तो वो सब चार्ट जो बनता है वो मोबाइल में कैसे बनाओगे आप? सही बात है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ मोबाइल में कभी ऐसा चेक करना चाहो कुंडली, तो आप चाहे अपना जन्म स्थान कश्मीर डालो, चाहे आप बेंगलोर डालो, आप स्थान बदलते हो लेकिन कुंडली नहीं बदल रही, तो फिर तो वो तो गलत है। आपने देखा होगा कि राम जी का जन्म अयोध्या में, रावण का जन्म जो है एक ही समय पे रावण का जन्म हुआ है। स्थान अलग अलग होने के कारण राम और रावण का इतना बड़ा भेद बन गया। तो मोबाइल वाली कुंडली तो वो फटफट ऐसे बना, आपने बिग बॉस में वैसे ही बना के उसी प्रकार से तुरंत ऐसे बनाना है। क्योंकि मैं इतना खाली तो हूं नहीं कि ऐसे बैठ करके टीवी पे बिग बॉस देखूंगा, किसका क्या गॉसिप चल रहा है वो देखूंगा। वो ज्यादातर ऐसे लोगों का काम है जो ऐसे खाली बैठे रहते हैं जो बिग बॉस देखते हैं। मेरे लिए कि हाँ, ये
ये क्वेश्चन में मसाला है, उन्होंने बोला कि मसाला वाला क्वेश्चन है, चलता है, बिकता है, इसको बेचते हैं। तो वो क्वेश्चन आया मेरे पास में ऐसे फटाफट कुंडली बना के जब देखोगे आप तो वो चीजें स्वाभाविक है कि खरीद नहीं उतरेंगे। लेकिन जहाँ पे भविष्य फल देखने की बात आती है वहां पे वहां पर आपका सक्सेस रेट अच्छा रहा है, बढ़िया मतलब मेरे ख्याल से 99% आपकी चीजें सही हो गई। 99%, हाँ, मैं ये बात तो बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि 99% सारी चीजें सही रही हैं। लोग तो सामने है ना, न्यूज़पेपर सामने पड़ा हुआ है, मैं पूरा दावा के साथ, हमारे पॉडकास्ट पड़े हुए हैं, हमने पॉडकास्ट पड़े हुए हैं, लोग जाकर के पुराना देख सकते हैं। तो इस प्रकार से चीजें हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे सेगमेंट में। जी पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं जी ममता बनर्जी के लिए बहुत सारी प्रेडिक्शन निकलकर सामने आ रही हैं। जी कुछ लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को उनका सपोर्ट कह लें या फिर उनके लिए उनके पक्ष में चीज़ें बता रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ममता दीदी रिपीट कर रही हैं। जी। आपको क्या लग रहा है? देखिए, बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं, मैंने देखा प्रिडिक्शन करके कि ममता बनर्जी जो है वहाँ जीतती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। हाँ, लेकिन लेकिन मेरी प्रिडिक्शन वहाँ पे ये कहती है कि ममता बनर्जी रिपीट कर रही है। रिपीट कर रही हैं। वो जो प्रिडिक्शन लोग कर रहे हैं वो गलत होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये बात पक्षवाद से हम लोग थोड़ा सा अलग होते हैं, क्योंकि हम लोग गणना पे चलते हैं, बिल्कुल, हम लोग कुंडली देख के चलते हैं, और कुंडली के अनुसार जो फल योग आ रहा है इसका, वो ममता बनर्जी पुनः अपने सरकार में आती हुई दिखाई पड़ती हैं। इस बार भी रिपीट कर रही हैं, इसके अगले बार भी रिपीट कर रही है, उसके अगले बार बीजेपी जो है सत्ता में भले दिखाई पड़ता है। अभी 2 बार ममता जी रिपीट करते हुए बंगाल में दिखाई पड़ रही है। बड़ी बात आपने कह दी। लोग कह रहे हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं वो कह रहे हैं कि उनका आखिरी इलेक्शन है, मतलब वो अगली बार इलेक्शन में नहीं उसमें आएंगी जी, और आप कह रहे हैं कि 2 बार रिपीट कर रही हैं। देखिए, पैसे खा करके आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन जब ज्ञान की बात आती है, जब गणना की बात आती है, तो उनके अभी सितारे जो हैं अभी हिले नहीं है। बहुत जबरदस्त अभी सितारे उनके पकड़े हुए हैं। उनकी जो पकड़ है, राजनीतिक पकड़ है, वो बहुत जबरदस्त है पश्चिम बंगाल के ऊपर, और अभी हिलती हुई दिखाई नहीं पड़ती उनकी सरकार की। भारतीय जनता पार्टी का वहां पर कुछ जनादर बढ़ेगा या फिर क्या होगा? अभी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, आंकड़ा उनका बढ़ेगा, जो पिछले बार का आंकड़ा था उससे अधिक आंकड़ा बढ़ेगा, और उसके बाद जो है आंकड़ा फिर से बढ़ेगा, और ये बढ़ता हुआ आंकड़ा की तरफ जाएगा, और सरकार बीजेपी की पूर्ण रूप से वहां पे जब गवर्नमेंट बैठेगी, वो गवर्नमेंट उनकी बैठेगी 2 सत्रों के बाद, यानी ममता बनर्जी लगातार 2 सत्र रिपीट कर रही है। यानी कि 2026 में चुनाव है जी, तो हो गया 31 और 31 के बाद 36 जी, यानी कि 2036 में जब चुनाव होगा तब भारतीय जनता पार्टी आपके हिसाब से बंगाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठती दिखाई देगी और सरकार बनाती दिखाई देगी। जी हाँ, जी हाँ। और दोनों बार आपके हिसाब से ममता दीदी रिपीट कर रही हैं। ममता दीदी की सरकार रिपीट कर रही है। अच्छा, ठीक है। बिहार पर बात करते हैं। बिहार इलेक्शन में आपने कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और वो बन गए जी। ये भविष्यवाणी आपकी फेल हुई। जी, दरअसल क्या है कि बिहार में जो भविष्यवाणी फेल होने वाली जो बात है, इसके बारे में मैं बता देता हूं कि होता क्या है कि जो कुंडली बनती है व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उसके टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से। जहां तक नीतीश जी की बात है, या बिहार में जब डेट ऑफ बर्थ बनाया जाता है, तो कोई भी गूगल करके मेरा डेट ऑफ बर्थ अगर निकाले तो मेरी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है 28 जनवरी, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट में 8 जनवरी का डेट ऑफ बर्थ चढ़ा हुआ है। अच्छा। और बिहार में कई बार लोगों को ना उनका डेट सही से पता है उधर, ना तो उनको अपने जन्म का साल सही से पता है, या अगर पता भी है तो 2 साल 3 साल ऐसा छोटा करके अपना डेट को बना करके अपनी डॉक्यूमेंट बनवाते हैं। तो अगर वहां पे 2 साल का अंतर आता है, 2 मिनट का 10 मिनट का अंतर समझ में आता है, 2 साल का अंतर आ जाए, 4 महीने का, 2 महीने का ऐसा अंतर आ जाता है, तो वैसे में कुंडली गलत बन जाती है। जब कुंडली गलत बनती है तो जाकर के उस भविष्यवाणी का विफल होना तय है, क्योंकि कुंडली ही जब सही नहीं है तो कहां से भविष्यवाणी होगी। और मुझे जो डेट ऑफ बर्थ दिया जाता है, जब मेरे से सवाल आप लोग करते हैं तो सवालों में इंटरनेट पर निकाल करके टीम के द्वारा डेट ऑफ बर्थ फटाफट भेजा जाता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो वो नेट से निकल के आती है। नीतीश जी स्वयं आकर के मुझे कन्वे नहीं करते हैं, या उनके कॉल के द्वारा कन्वे नहीं किया जाता है कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। वो अनऑफिशियल सोर्सेस से आती हैं, और वैसे सोर्सेस वाले डेट ऑफ बर्थ पर हम क्या ही रिलाई कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि बिहार की पॉलिटिकल स्थिति बहुत अनस्टेबल है अभी। जहां तक कुछ फल योगों का बात आया था कि वहां की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिख रही थी, कुछ पॉलिटिकल बहुत बड़ा चेंज होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो नीतीश जी अभी सीएम की कुर्सी पे बैठ तो गए हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से नीतीश जी जो हैं अधिक समय तक सीएम की कुर्सी पे बैठते हुए दिखाई नहीं पड़ते। अक्टूबर 2026 के बाद नीतीश जी सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो 2026 में बिहार की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बहुत बड़ा योग है, यानी कि आने वाले साल में नीतीश जी सीएम की कुर्सी पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आपने तो मंथ तक बता दिया कि अक्टूबर 2026। जी,
अक्टूबर 2026 में नीतीश जी जो है इस्तीफा दे देंगे। जी, सीएम की कुर्सी पे दिखाई नहीं पड़ते हैं। किसी प्रकार से उनका जो कार्यकाल है वो सीएम की कुर्सी से हटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत जल्दी नहीं हो गया ये? अभी तो मतलब एक साल भी ढंग से नहीं बीतेगा जी। और आप कह रहे हैं कि नीतीश जो है हट जाएंगे। अब बिहार की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो योग है वो कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ता है, कुछ इसी प्रकार का दिखाई पड़ता है। अब सवाल ये भी उठता है, बैठेगा कौन? सम्राट चौधरी का बहुत बड़ा योग है सीएम बनने का, और मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि सम्राट चौधरी आगामी सीएम बनते हुए बिहार के दिखाई पड़ते हैं। यानी कि आने वाले सत्रों के चीफ मिनिस्टर्स में सम्राट चौधरी सबसे पहले, नीतीश जी के बाद जो सीएम बनने का योग है वो सम्राट चौधरी का ही है। इस बात को मैं बहुत दावे के साथ अभी भी कह सकता हूँ। अच्छा, तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सीएम बैठेंगे? जी हाँ, कुर्सी पे सीएम बैठेंगे, भारतीय जनता पार्टी के बैठेंगे और सम्राट चौधरी का ही योग बहुत ही प्रबल आता है चीफ मिनिस्टर। और कोई नाम आपके जहन में आ रहा है? और कोई नाम अभी नहीं आता जहन में। जहां तक और भी लोगों की बात की जाए, चाहे तेजस्वी जी की बात की जाए, तो तेजस्वी जी का मैंने कहा था कि 14 वर्ष वनवास का योग है, यानी 14 वर्ष तक चीफ मिनिस्टर की गद्दी उनको नहीं मिलने वाली है, लेकिन वो सीएम बनेंगे। हाँ। तो इस बार भी लग रहा था कि तेजस्वी यादव जो है वो चीफ मिनिस्टर की गद्दी पे बैठेंगे। हाँ। लेकिन वो जो गद्दी उनको नहीं प्राप्त हुई, वो भी भविष्य फल का ही बात है कि उनको गद्दी प्राप्त नहीं हुई। अब जहां तक डेट ऑफ बर्थ का आकलन किया जाए तो डेट ऑफ बर्थ, हालांकि अभी मैं उस पर रिलाई नहीं करूंगा क्योंकि वो अनऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ हैं, लेकिन जहां तक फला योग का बात किया जाए तो फला योग अनुसार जो है योग यही निकलता है कि बिहार की पॉलिटिकल डमाडोल स्थिति होती हुई दिखाई पड़ती है, जिसमें कि अक्टूबर के बाद एक बहुत बड़ा चेंज बिहार में दिखाई पड़ता है। और सम्राट चौधरी का नाम मैं इसलिए बार बार क्वाइन करता हूँ कि जब नीतीश जी की कुर्सी डगमगा रही है, जब बिहार के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी डगमगा रही है, तो वहां पे अगला जो चेहरा है वो सम्राट चौधरी की कुंडली उसी समय प्रबल होती हुई दिखाई पड़ती है। अब लोग ये भी सवाल करेंगे कि इस बात की क्या गारंटी कि सम्राट चौधरी की कुंडली सही है, उनकी डेट ऑफ बर्थ सही है? सम्राट चौधरी की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार बातें नहीं हो रही है यहाँ पर। जो बातें हो रही हैं वो बातें हो रही हैं फला योग के अनुसार। वो बातें जो करी जा रही हैं वो बातें की जा रही हैं शगुन शास्त्र के अनुसार। तो आप नीतीश जी को भी इसी फला योग से देख रहे हैं? नीतीश जी को इस बार वाला जो प्रेडिक्शन जो है ये फला योग के अनुसार है, क्योंकि मैं डेट ऑफ बर्थ पे रिलाई नहीं करता हूँ। जी। तो अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे सकते हैं अक्टूबर के बाद। बिहार की राजनीति में उथल पुथल होने जा रहा है। चिराग पासवान का भी आपने जिक्र किया था और कहा था कि तेजस्वी जी का तो है 14 वर्ष का वनवास, लेकिन एक न एक दिन ऐसा आएगा जब चिराग पासवान जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। चिराग पासवान जी का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का जो योग है वो काफी लंबा दिखाई पड़ता है। जैसे मैंने बोला था कि चिराग पासवान को अभी 50 वर्ष की जब आयु उनकी हो जाती है उसके बाद वो कुर्सी पर बैठते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो अभी आसपास के समय में चिराग पासवान कहीं भी कुर्सी पर बैठते। हाँ, तो लोग ये भी सवाल कर रहे होंगे ना भाई, दूसरा नाम चिराग पासवान भी आ सकते हैं क्योंकि वो तो हैं, उसमें एनडीए में हैं और बहुत उनकी महत्वाकांक्षाएं भी हैं मुख्यमंत्री बनने की। उनका दिल जो है बिहार में लगता है। उन्होंने कहा भी था कि उनके जो पिताजी थे उनका दिल दिल्ली में लगता था, लेकिन उनका मन जो है बिहार की राजनीति में ज्यादा लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गई बिहार की बात। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। 2027, जैसा कि मैंने इंट्रो में अपने बोला कि देश का लोकसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ा चुनाव अगर कोई कहा जाता है तो वो उत्तर प्रदेश का कहा जाता है। सबसे ज्यादा सीटें विधानसभा की, देश का सबसे बड़ा सूबा। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, बहुत चर्चित रहते हैं, बहुत उनकी उत्तर प्रदेश के बाहर भी खूब चर्चाएं होती हैं, स्टार प्रचारक हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, अपनी पिताजी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, राजनीतिक विरासत को। क्या लग रहा है आपको? जी, देखिए, वहां पर जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार की बात आती है वहां पर योगी जी पुनः अपनी गद्दी पर बैठते हुए दिखाई पड़ते हैं 27 में। जी, बहुत सारी पॉलिटिकल उथल पुथल हो रही है उत्तर प्रदेश में जी। और इस समय तो खासकर चर्चाएं हो रही हैं। दबी जुबान में ही लोग बोले तो अब समाजवादी पार्टी के ही लोग कहते हैं कि भाई दिल्ली और लखनऊ में बन नहीं रही है जी। उसका खामियाजा क्या 27 में भुगतना पड़ सकता है? इस प्रकार के योग जो है बीजेपी का हारता हुआ योग तो दिखाई नहीं पड़ता है। अच्छा, अखिलेश जी की सरकार की जहां तक बात की जाए तो वो सरकार आती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। तो ये तो गारंटी है कि योगी जी ही पुनः जो है यूपी में सीएम बनेंगे। तो चाहे कोई और कितना भी हाथ पैर मार ले, अभी सीएम बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। अच्छा जी। और अखिलेश जी को कितना इंतजार करना पड़ेगा? अखिलेश जी आगामी समय में भी चीफ मिनिस्टर बनते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं।
अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि 27 के बाद जो अगला विधानसभा चुनाव आएगा यूपी का, जी उसमें भी अखिलेश जी नहीं आ रहे हैं? नहीं, वो भी नहीं बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। ओके, जी तो अब सवाल ये भी उठता है कि भाई चलिए अभी हम अखिलेश जी की और योगी जी की बात छोड़ देते हैं, जी तो दूसरे नंबर पे कौन आता है, तीसरे नंबर पे कौन आता है? कोई आपको ऐसा चेहरा दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, बात छोड़ने की बात नहीं है, बात यह है कि जब अगले सत्र में योगी जी ही बैठते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो योगी जी ही बैठेंगे, इसी प्रकार का युग तो है। जी तो ठीक है, ये हमारी तीनों राज्यों की बात हो गई है जी कि कौन कौन कहाँ कहाँ बैठ सकता है, कितना जी उथल पुथल मच सकता है। जी। आखिरी में कुछ और संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहें, फिर हम वाइंड अप करेंगे। संदेश में यही देना चाहता हूं कि जो आप जीवन जीते हैं तो जीवन बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, और जितनी घटनाएं अभी घटित हो रही हैं अनप्रिडिक्टेबल तरीके से हो रही हैं, सब लोग मर रहे हैं, इतना परेशानी, इतना आपदा आ रहा है, लेकिन उसमें भी लोग जो हैं एक चीज नहीं छोड़ रहे हैं, वो है उनके अंदर का घमंड और ईगो। आज के समय में ना, इसको अगर आपने त्याग दिया है, यानी ईगो आपको सूखी हुई लकड़ी के समान बना देता है, और ईगो जब आपके अंदर है, जब आप सूखी हुई लकड़ी बने हुए हैं, तो आपके साथ कोई पत्ती जुड़ी हुई दिखाई नहीं देती, यानी आपसे शाखाएं जुड़ी हुई दिखाई नहीं दे सकती। सारी शाखाएं अगर हैं भी, तो वो सारी शाखाएं ऐसे थोड़ा सा पकड़ने पे पूरी कड़ 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 टूट जाएंगी। तो ईगो को त्यागना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी के समय में कोई किसी का नहीं है। बहुत मुश्किल से लोग मिलते हैं, कहीं मौका मिले अगर आपको किसी को सॉरी बोल करके अगर आप कोई रिश्ता बचा पाते हैं, भले आप वहां पे गलत हैं या भले अगला व्यक्ति गलत है और आपको सॉरी बोलना पड़ रहा है, तो उसमें भी चूके ना, क्योंकि जो आज के समय में जो ज्यादा महत्व रखता है वो रिलेशन रखता है, आपका सही होना या गलत होना नहीं रखता है। क्योंकि सोशल मीडिया के जगत में मैं तो ये चीज देखता हूं कि मुझे कोई बात मेरी सही होने पर भी लोग, मुझे लाखों मात्रा में लोग आ जाते हैं जो कहेंगे आपकी काली जुबान है, गलत होने पर भी लोग वहां पे कुछ ना कुछ बुरा कहने आएंगे। बुरे कहने वाले लोगों से जाकर के अगर मैं वैसे लड़ने लग जाऊं तो सारा टाइम निकल जाएगा। और इसी प्रकार से जीवन में भी कई लोग हैं जो आपके मंतव्य से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, आपका कॉन्ट्राडिक्शन दे सकते हैं, आप उनको अपने प्रति वो कहते हैं कि आप समझोगे कि वो आपसे जेलस हैं या कुछ ऐसा है, आप उनसे लड़ोगे या मतभेद रखोगे तो उसमें आप रिश्ता खो दोगे। अगर आप रिश्ता खो रहे हो कहीं पे, तो आप ऐसा प्रयत्न करो कि रिश्ता बचाओ, शादियां बचाओ। मेरे पास में जितनी लोग कुंडलियां मुझसे दिखाते हैं, उसमें से 10 में से जो 8 केसेस हैं वो मैरिटल इंस्टेबिलिटी का केस है। भारत में मैरिटल इंस्टेबिलिटी बहुत गंदे ढंग से बढ़ रहा है और इसको कंट्रोल करना जरूरी है। कोई भी सॉरी बोलना नहीं चाहता, और सॉरी बोलना लोग भूल गए हैं। आपने छेड़ दिया तो ये भी बता दिए 2026 में क्या रहेगा, लोगों के बीच में संबंध कैसे रहेंगे, पति पत्नी के बीच में? पति पत्नी का संबंध अगर देखा जाए तो 2026 में मिथुन राशि का, कन्या राशि का और तुला राशि का बड़ा रोमांटिक बनता हुआ दिखाई पड़ता है पति पत्नियों के बीच में संबंध। जनवरी का जो समय है इसमें तो मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में किसी नए पार्टनर का प्रवेश होता हुआ दिखाई पड़ता है। अच्छा, और 2026 के लिए एक बड़ी वायरल रेमेडी बता देता हूं। जी 2026 में आप अपनी महिला मित्र को, या पुरुष है तो महिला मित्र को, महिला है तो पुरुष मित्र को, महिला है तो भी महिला मित्र को। अच्छा, तो 2026 के लिए एक वायरल रेमेडी है कि आप अपनी महिला मित्र को चांदी से बना हुआ कोई ज्वेलरी गिफ्ट कर दीजिए। आपका चंद्रमा फटाफट से बढ़िया होगा और आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाने लग जाएगा। अच्छा, आपके जीवन में खूब सारा पैसा आएगा, और जो रुके हुए अवरोध थे जीवन में, जो सक्सेस को रोक रहा था अवरोध, वो ऐसे ब्लास्ट होकर निकल जाएगा, क्योंकि ये विस्फोटक वर्ष है और अवरोध ब्लास्ट हो जाएगा। देना महिला मित्र को ही है, महिला मित्र को ही देना है। अच्छा, अब जितनी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, फटाफट अपने पुरुष मित्रों को मेंशन करें कमेंट में, वीडियो उन तक भेजें, हमारा वीडियो भी वायरल होता है और आपको उसका चांदी में बिल्कुल 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 नहीं, आपके उपाय हमने देखे, चांदी हो जाएगी। हाँ, चांदी हो जाएगी, और आपके उपाय हमने देखे, लोगों ने बड़ा उसको सहारा है, बड़ा प्यार भी दिया है। बहुत शुक्रिया महाराज जी, स्टूडियो आप आए, समय निकाला, बहुत धन्यवाद। और बहुत बढ़िया आप इंटरव्यू लेते हैं। अरे थैंक यू सो मच, प्रश्न आपके बिल्कुल मंजे हुए होते हैं, मजा आता है। थैंक यू सो मच।